हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की, इकोलॉजी के और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं इसमें चाहता था कि इस पे पीडीएफ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिख के बताई जाएं, जैसे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन है, ये शब्द किसने दिया, इसकी लुप्तप्राय प्रजातियाँ कौन सी हैं, ठीक है, और क्षेत्र कौन से हैं बायोडायवर्सिटी के, होप स्पॉट क्या हैं, कितनी संख्या है, लेटेस्ट नंबर क्या है, और डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रही है पीडीएफ लैपटॉप में, तो मैं इसमें आपको ऐसे ही बताई दे रहा हूँ, और जो एडिशनल पॉइंट हैं वो एक अलग से वीडियो बना के उसमें डायरेक्ट पेन टैब से यूज करते हुए आपको लिख देंगे और समझा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए कैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि पहले बात करें हॉट स्पॉट की। ये आपके यहाँ पर एक टॉपिक है, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट किसका? वाईफाई का? नहीं, जैव विविधता हॉट स्पॉट, यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, यानी कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती हो और वह किसी भी प्रकार के मनुष्यों के या मानवीय क्रियाकलापों के कारण जैव विविधता संकट में आ गई हो। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता बहुत हो लेकिन अब वो खतरे में है, तो वो कहलाता है हॉट स्पॉट। और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया नॉर्मन मेयर्स ने सन 1988 में। ये आता है क्वेश्चन, नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में किया, ठीक है। यानी कि, और ये आपके लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यानी कि ऐसा स्थल जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता हो लेकिन साथ साथ उसके विलुप्त होने का भी खतरा हो, वो कहलाता है हॉट स्पॉट। और इस शब्द के जनक हैं नॉर्मन मेयर्स, जो शब्द दिया 1988 में। अब बात करें किसी भी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित करने के मापदंड क्या हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में संवहनीय पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए, और उन प्रजातियों में मैक्सिमम वहाँ की स्थानीय प्रजातियां हों। ऐसा ना हो कि बाहरी प्रजातियां हों। संवहनीय पौधों की स्थानीय प्रजातियां होनी चाहिए कम से कम 1500। और जो मुख्य एरिया है उसका 70% तक ये खो चुके हों, यानी कि मूल आवास का 30% या उससे कम बचा होगा, और 1500 संवहनीय पौधों की प्रजातियां होंगी जो स्थानिक है, तो वो हॉट स्पॉट घोषित किए जाते हैं, ठीक है। टोटल हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड आर 36। वर्तमान संख्या अभी भी 36 है। ये आपको दिख रहे होंगे मैप पर, अलग अलग तरह के हॉटस्पॉट दिख रहे होंगे, कैलिफोर्निया, फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, ये सब। ये आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेनली इसमें पूछा जाता है इंडिया से संबंधित। 36 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 2016 में बनाया गया। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए, आप समझ जाएंगे। अमेरिका, ठीक है, यूएसए का बॉर्डर क्षेत्र है द नॉर्दर्न अमेरिका कोस्टल प्लेन, NACP, ठीक है। ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये है। अब बात करें जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र। तो मुख्य रूप से भारतीय हॉटस्पॉट क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा भी 2 अन्य क्षेत्र भी हैं, लेकिन आप 4 याद रखिए। पहला हिमालयन, फिर इंडो बर्मा, इसके बाद सुंडालैंड और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। 5वें 6वें हैं तराई द्वार सवाना क्षेत्र, और छठा है सुंदरवन क्षेत्र। लेकिन आपको 4 मुख्य रूप से याद रखना है, ठीक है। अब बात करें हिमालय क्षेत्र में, तो ये पूरा इंडियन हिमालय रीजन और तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार का जो हिमालय क्षेत्र है उस सब को शामिल करता है। इंडो बर्मा में, अभी हिमालयन हमने बता दिया, इंडो बर्मा क्षेत्र में पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइसलैंड, यानी कि
असम और अंडमान ग्रुप और आइसलैंड को छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, और इसके साथ साथ इसमें शामिल है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और साउथ चाइना के हिस्से। इसके बाद सुंडालैंड की बात करें तो ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड इसमें है, और जिसमें इसके अलावा शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई और फिलीपींस। इसके बाद बात करें वेस्टर्न घाट और श्रीलंका की, तो ये पूरा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका इसमें शामिल है। 4 क्षेत्र मुख्य रूप से हमने बताए थे, कौन कौन से? हिमालयन, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। तो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक साथ है। ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, वेस्टर्न घाट के अलावा ईस्टर्न हिमालय, जहाँ पर ओरिजिनली इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट था, जिसमें इंक्लूडेड था भूटान, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और साउथ सेंटर और ईस्टर्न नेपाल। ठीक है, 2004 में एक बार फिर से हॉटस्पॉट को क्लासिफाई किया गया 2 हॉस्पिटल, इंडो बर्मा और न्यूली डिस्टिंग्विश्ड हिमालय, 2 पार्ट में बांट दिया गया। यानी कि अब देख लीजिए मुख्य रूप से 4 हैं। ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है वो हिमालयन क्षेत्र है, और ये पिंक पिंक सा दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका आपको दिख ही रहा होगा। और ये देखिए ये यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है इंडो बर्मा ऑरेंज में, और सुंडालैंड नीचे, निकोबार और बाकी ये द्वीप और बाकी देश इंडोनेशिया वगैरह ये शामिल हैं, ब्लू जैसा दिख रहा है। ये 4 मुख्य रूप से। अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? सामने देखने से लग रहा है इंडो बर्मा, ये बर्मा यानी कि म्यांमार है ना, तो इंडो बर्मा हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट देखते ही लिख रहा है, ये देखिए पतली सी पट्टी, तो वो है श्रीलंका। होप स्पॉट क्या होता है? अभी तक आपने हॉट स्पॉट का नाम सुना होगा, होप स्पॉट क्या होता है? मोटी भाषा में समझिए, होप स्पॉट मतलब समुद्री क्षेत्रों के हॉट स्पॉट, यानी कि समुद्री क्षेत्रों में जो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर जैव विविधता अधिक है और समुद्री वनस्पतियों को खतरा है, वो है समुद्री क्षेत्र के हॉट स्पॉट को कहा जाता है होप स्पॉट। और होप स्पॉट 2 हैं इंडिया में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, और ये घोषित किए जाते हैं IUCN प्लस मिशन ब्लू के द्वारा। ठीक है, मिशन ब्लू क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टडी ऑफ ओशंस यानी कि समुद्र की स्टडी में शामिल रहती है। अब ये आप चिंता मत करना, ये लिख नहीं पा रहे हैं, ये सब लिख के एक बार वीडियो में बता देंगे। ठीक है, 2 होप स्पॉट इन इंडिया बता चुके हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आइसलैंड, और ये डिक्लेयर किए जाते हैं बाय दी IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड मिशन ब्लू जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व रहती है स्टडी ऑफ ओशन की। अब बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण की, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो ये 2 प्रकार की होती है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक्स सीटू, इन सीटू। इन सीटू मतलब स्वस्थानीय, यानी कि जो जीव जहाँ पर है वहीं पर उसका संरक्षण कर देना, जहाँ मूल स्थान है वो कहलाता है इन सीटू। और एक्स मतलब आपकी एक्स जैसे चलेगी तभी तो उसको एक्स बोलते हैं, पर स्थानीय, यानी कि उस जीव को वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करके उनका संरक्षण करना, वो होता है एक्स सीटू संरक्षण। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इन सीटू एक्स सीटू में अंतर, स्पीसीज कंजर्वेशन दैट परफॉर्म्स ऑन साइड इज द इन सीटू कंजर्वेशन बता चुके हैं। और इसके अलावा जो हैबिटेट से अलग ले जाते हैं वो होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, लोकेशन नेचुरल इन सीटू में होता है, आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एक्स सीटू में होता है। ठीक है, और मेथड्स आप देख लीजिए, डेजिग्नेशन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ टारगेट टैक्सा इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये होता है इन सीटू में। एक्स सीटू में सैम्पलिंग, ट्रांसफर एंड स्टोरेज ऑफ टारगेट टैक्सा फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और इन सीटू में मोर डायनेमिक नेचर ऑफ द कंजर्वेशन होता है, और एक्स सीटू में स्टैटिक यानी एक जगह पर रख दिया वहीं पर उनकी आबादी को बढ़ाना। टाइम एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है इन सीटू एक स्थान पर, लेकिन सस्टेनेबल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जहाँ पर होते हैं वहीं पर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। जबकि जो
अलग स्थान पर ले जाते हैं XC2 में, वो एफिशिएंट तो होता है वो, क्योंकि वो नज़र में रहते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं होती है, फिर उन्हें वापस से जंगल में छोड़ना पड़ता है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात हम कर रहे थे, इन सीटू XC2। इन सीटू में आते हैं प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व में भी दो तरह के हो गए, टेरेस्टेरियल और मरीन यानी कि समुद्री। XC2 में क्या क्या आते हैं, ये स्पेस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। XC2 में आते हैं सीड बैंक, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है एक निश्चित टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर बीजों को रख देना। इसके बाद जीन बैंक, ये जीन बैंक पूछा जाता है, और क्रायो प्रिजर्वेशन ये किसका उदाहरण है, ये XC2 का उदाहरण है। इसके अलावा सेक्रेड प्लांट्स और होम गार्डन XC2 का उदाहरण है। और आर्बोरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, ये भी XC2। यानी कि जहाँ से जीवों को उठाकर उनके मूल स्थान से दूसरी जगह पर उनके संरक्षण के लिए जैसे ही ले जाएंगे उसको कहेंगे XC2, और जहाँ पर हैं वहीं पर उनकी सुरक्षा करना, कंजर्वेशन करना, वो कहलाता है इन सीटू। अब बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य की, आप चिंता मत करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में अंतर, इनको घोषित कौन करता है, इनकी बाउंड्री कौन घटाता बढ़ाता है, राज्य डिक्लेयर करता है कि केंद्र डिक्लेयर करता है, इनकी शक्ति क्या है, एरिया कौन से, सब कुछ बता देंगे। अभी इस वीडियो में आप शॉर्ट में समझ लीजिए बस। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार के द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं। और क्यों घोषित किए जाते हैं, किसी एक जंतु या पादप प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य में यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मानवीय गतिविधियों और पर्यटन की भी अनुमति होती है। इसके अलावा किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क अथवा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकारों को एक अधिसूचना जारी करनी होती है, और इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमति भी लेनी पड़ती है। अब ये आप याद नहीं रखेंगे कि करंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 567 हो गई हैं अब, ठीक है। तो ये आप ये डेटा याद नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मैं आपको करंट का डेटा दूंगा। अब बात करें नेशनल पार्क की, तो इसका भी भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम WPA 1972 के तहत नेशनल पार्क का सीमांकन किया जाता है। अब नेशनल पार्क में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है उनकी बात कर लेते हैं। तो पशु पक्षियों का शिकार करने, पकड़ने, मछलियां मारने पर प्रतिबंध है। किसी भी प्रकार के जंगली जानवर के प्राकृतिक आवास को नष्ट करने पर प्रतिबंध है। हथियारों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पशु चारण पर भी प्रतिबंध है। और राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता। अब करंट संख्या बात करें नेशनल पार्क की, तब 106, इसलिए करें ये आप याद नहीं रखेंगे, ये मैं अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अब बात करें लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो ये हेमिस है। अब जम्मू कश्मीर को हटा के यहाँ पर लद्दाख करना है, मैं कर दूंगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये डेटा आप याद रखेंगे नहीं। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया साउथ बटन आइसलैंड, जो कि है अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। और न्यूएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया में दिहिंग पटकाई और रायमोना प्रमुख हैं। इसके अलावा अब नया कौन सा 106वां जोड़ा गया है वो भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। मैक्सिमम नेशनल पार्क इन इंडिया, पहले किसमें थे, अभी तक तो MP में मैक्सिमम नेशनल पार्क बताए। और पहला नेशनल पार्क कौन था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अगर हम बात करें मैक्सिमम नेशनल पार्क यूनियन टेरिटरी की, तो वो है अंडमान में। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वाले फैक्ट वाले आप छोड़िए, पहले इसमें कंसेप्ट समझ लिए, फैक्ट वाला वीडियो मैं एक साथ बना के आपको दे दूंगा। इसके बाद बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं 3 जोन। एक होता है कोर जोन, जो सबसे अंदर का होता है, ये दिख रहा है आपको, ये और इसके बाहर का बफर जोन, बफर का मतलब होता है 2 के बीच का, और लास्ट में होता है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। इसके अलावा क्रॉप कल्टीवेशन भी किया जा सकता है बायोस्फीयर रिजर्व के। लेकिन बफर जोन सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और जानवरों के चरने के लिए उपलब्ध है। और कोर जोन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती सिवाय रिसर्च पर्पज के, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, कोर एरिया में कोई गतिविधि नहीं, बफर एरिया में पशुचारण और पर्यटन होता है, और बाहरी एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। रिसर्च पर्पज से एजुकेशन
रिसर्च पर्पज से आप कोर एरिया में जा सकते हैं, एजुकेशन पर्पज से आप बफर एरिया में जा सकते हैं, और टूरिज्म पर्पज से भी आप बफर एरिया में जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के नाम कहाँ कैसे हैं देख लेना, तो प्रमुख वाले याद कर लेते हैं। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को ने 2000 में डेजिग्नेशन किया था, और एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में स्थित है। और गल्फ ऑफ मन्नार 2001, ये याद रखने 2000 वाली लाइन जो है, तो गल्फ ऑफ मन्नार 2001 में यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया और ये तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरबन 2001 में इसको भी दर्जा मिला, वेस्ट बंगाल में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, 2004 में दर्जा मिला। नोक्रेक 2009 में दर्जा मिलता है, मेघालय में स्थित है। पंचमढ़ी 2009 में दर्जा मिलता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। शिमलीपाल 2009 में इसको दर्जा मिलता है, उड़ीसा में स्थित है। अचानकमार अमरकंटक ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। इसके बाद ग्रेट निकोबार, इसको दर्जा मिलता है 2013 में, और अंडमान निकोबार आइसलैंड में ये स्थित है। इसके बाद अगस्त मलाई, ये 2016 में दर्जा प्राप्त करता है, केरला में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 2018 में इंपॉर्टेंट है, इसको दर्जा मिलता है और सिक्किम में स्थित है। पन्ना 2020 में से दर्जा मिलता है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल, और 12 को अंतर्राष्ट्रीय रूप से दर्जा प्राप्त है। ये 12 वो हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा दर्जा प्राप्त है, लेकिन टोटल संख्या अगर पूछी जाए तो 18 है। मैंने कहा फैक्ट की चिंता मत करो, एक वीडियो में सारे फैक्ट खत्म कर दूंगा। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज डिब्रू सखोवा, जो कि असम में स्थित है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा लेटेस्ट पन्ना नहीं रहा, आगे हम बताएंगे कौन सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी आपको कहाँ दिख रहा है, ये देखिए नीचे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के ज्वाइंट पर आपको दिखेगा। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, और 2000 में यूनेस्को ने इसे अपनी बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में शामिल किया। और यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों राज्यों में शामिल है। कुल क्षेत्रफल है इसका 5520 वर्ग किलोमीटर, और मालाबार वर्षा वन के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी तहर, ये क्वेश्चन बनते हैं, हम IUCN में आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये नीलगिरी की प्रजातियां हैं। इसके अलावा लाइन टेल्ड मकाक, ये भी हम आपको बता चुके हैं, शेर जैसी पूंछ वाला मकाक। चीतल, जो कि हिरण है। इसके अलावा नीलगिरी फेमस है, ये चीतल हो गया। अब बात करें मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखिए श्रीलंका से थोड़ा ऊपर दिख रही होगी आपको, तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार। इसकी स्थापना होती है 1989 में, 1989 में, और 2001 में यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसको शामिल कर लिया जाता है। तमिलनाडु में स्थित है, और ये तटीय प्रकार का, यानी समुद्र प्रकार का, मरीन प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व है। क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर, और यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। और यूनेस्को के मुताबिक मन्नार की खाड़ी में 4223 समुद्री प्रजातियों का वास। यह जैव विविधता के मामले में भारत के सबसे संपन्न तटीय क्षेत्रों में से एक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आने वाला है वो ये है कि इसी बायोस्फीयर रिजर्व में डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, पाया जाता है। और डुगोंग कौन है हम बता चुके हैं एक वीडियो में, एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो अपने जीवन के लिए पूरी तरीके से समुद्र पर निर्भर रहता है, यानी कि हर्बीवोरस है डुगोंग। और ये पाया जाता है कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये है सी काऊ डुगोंग, बड़ा क्यूट सा लग रहा है।
कुछ कुछ ये पाकिस्तान के जो पहले मिनिस्टर थे फवाद चौधरी वैसा लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन टर्टल भी पाए जाते हैं। अब बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो नंदा देवी ऊपर देखिए उत्तराखंड, कोल्ड डेजर्ट के नीचे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में ये आपको दिख रहा है। ये 1988 में स्थापित किया गया था। इनके क्रम भी आते हैं मिलान के लिए, क्रम की ट्रिक हम आपको बता देंगे। तो 2004 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की वैश्विक सूची में इसको शामिल कर लिया, ठीक है। और उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी। कुल क्षेत्रफल 5860 वर्ग किलोमीटर है और नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आते हैं? नंदा देवी नेशनल पार्क एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क स्थित है। ये स्नो लेपर्ड, हिमालय कस्तूरी मृग, हिमालय काला भालू, हिमालय तहर एक बकरी जैसी प्रजाति होती है, देवदार, सनोबर, रोडोड्रैगन, जूनिपर, ठीक है। ये सब यहाँ की प्रजातियां नंदा देवी की। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य रूप से 2 प्रजातियां निवास करती हैं। इंडो मंगोलाइड, जिसको बोलते हैं भोटिया डॉग आपने बहुत सुने होंगे, और उसके अलावा इंडो आर्यन प्रजातियां। अब बात करते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की। तो नोकरेक आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखिए मेघालय, मानस के नीचे ये रहा मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिख रहा है। तो मेघालय के कौन से? पश्चिमी गारो हिल्स जिले में स्थित है। अब आपको दे देगा खासी जिले में, जबकि है कौन से में? गारो। 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में, गारो, खासी, जयंती है, तो वो पश्चिमी गारो हिल्स में स्थित है मेघालय में नोकरेक। क्षेत्रफल लगभग 820 वर्ग किलोमीटर है और गारो पहाड़ी की तुरा नामक चोटी पर स्थित है। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का 90% सदाबहार वन है, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये देखिए 3 हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, तो वेस्टर्न गारो हिल्स में ये स्थित है। गनौल, डारेंग और सिमसंग इत्यादि नदियां बायोस्फीयर रिजर्व के इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत प्रवाहित होती हैं। और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पाए जाने वाले एकमात्र कपी हुलॉक गिबन्स की एक बड़ी आबादी का घर है। इंपॉर्टेंट है, हुलॉक गिबन्स की बड़ी आबादी का घर है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नॉक नॉक कैसे याद रखोगे? नॉक नॉक हम कहेंगे हु लॉक, हु गेट लॉक है, तो हुलॉक गिबन की एक बड़ी प्रजाति पाई जाती है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कि मेघालय में स्थित है। इसके अलावा जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल, रेड पांडा, एशियन एलिफेंट और मार्बल्ड कैट, ये देखिए, और पिग टेल्ड मकाक, अभी हम पढ़ रहे थे साउथ में, कौन सा था? लाइन टैक मकाक, ये है पिग टेल्ड मकाक। और गिब्बन, ये देखिए कितना क्यूट सा गिब्बन, ये भी यहाँ पर मिलता है। अब बात करेंगे आगे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।